मित्रों नमस्कार। आज की चर्चा में हम इस बात पर विचार करेंगे कि विचार के संबंध में जो हमारे विचार हैं, मेरे अपने, उन विचारों के संबंध में ध्यान कहाँ तक कारगर है और क्या ध्यान की आवश्यकता है, इसकी क्या संगति बैठती है, इस पर हम विचार करेंगे। मेरे अपने विचार और ध्यान कहाँ तक क्या उपादेयता है, क्या संगति है, क्या अंतर संबंध है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। हमारे घर में यदि कोई आगंतुक आता है तो हमें उसकी जानकारी होती है, हमारी अनुमति होती है, हम उसका स्वागत करते हैं और इसी प्रकार वह आता है। जब तक रहता है हमें पता रहता है, हमारी स्वीकृति होती है। क्या ऐसी ही सहज स्वीकृति हम कंप्यूटर में भी अपने मोबाइल में हम मेमोरी में क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते, कौन सी चीज़ उसमें हमको रखनी है और कौन नहीं रखनी है, इसका फैसला हम करते हैं, हम तय करते हैं, देखते समझते हैं, चिंतन मनन पूर्वक यह फैसला करते हैं और ऐसा करते हैं। क्या हमारे मन में या हमारे इस मस्तिष्क में जो भी सामग्री है, जो भी चिंतन सामग्री है, जो भी विचार हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या ऐसा तो नहीं है कि यह खुली हुई धर्मशाला की तरह है, कोई भी आए कोई भी जाए, जिसका मन हो आए जिसका मन हो जाए, जब चाहे ठहरे, जब ना ठहरना हो चला जाए, विस्मृति के गर्त में या सबकॉन्शियस में? क्या ऐसा है? क्या ऐसा होना चाहिए? हम एक विचारशील प्राणी हैं, ये हमारा व्यावर्तक गुण है। सामान्य परिस्थितियों में जो अपवाद हैं, जहाँ व्यक्ति विचार करने में सक्षम नहीं होता, उन्हें छोड़ करके, जो असामान्य स्थितियाँ हैं उन्हें छोड़ करके सामान्य रूप से मनुष्य विचारशील होता है। यह उसका आवश्यक गुण है। तो यह जो विचारशीलता हमारी है, जो सबसे बड़ा गुण है, हमारा व्यावर्तक गुण है, तो इसने जो हमें विचार करने की क्षमता दी है, विचार करने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्या इसमें इस प्रकार का कुछ भी स्वेच्छाचार चल रहा है, स्वेच्छाचारिता चल रही है और हमारी जानकारी में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है? क्या यह उचित है? क्या हमें यह जानकारी नहीं होनी चाहिए कि कौन सा विचार हमारे लिए कब स्वागत योग्य है, कौन सा विचार हमारे लिए संग्रहणीय है, किसे हमें रखना है, किसे निकाल देना है, किसे भुला देना है या किसे स्थगित रखना है, जिस पर हमें विचार नहीं करना है? कौन सा विचार मूल्यवान है, कौन सा विचार हमारे लिए सुसंगत है? और यह जो विचार है, यह विचार करने का जो हमारा क्रम है, वह क्या संगतिपूर्ण है? ऐसा तो नहीं कि विचार करने की जो हमारी प्रणाली है वह भी दूषित हो। तो अभी हम उस प्रणाली पे नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ विचार की बात करेंगे कि विचार का आना जाना, विचार का रहना, विचार का संग्रहण होना हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, यह हमारे नियंत्रण में है या नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे घर में हमारे आगंतुक की जानकारी और हमारी अनुमति की आवश्यकता होती है, तो क्या ऐसा ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो विचारों की स्थिति है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ऐसा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? यदि हम मात्र विचारशील हैं तो क्या मनुष्य का व्यावर्तक गुण हमारे अंदर है तो हम पूर्ण रूप से मनुष्य हो गए, एक सक्षम मनुष्य हो गए? शायद नहीं। हमारे अंदर दूसरा भी एक गुण है जो चेतनागत है। वह है चेतना के द्वारा जो हमें सजगता मिलती है, अवेयरनेस। तो वह जो सजगता है, वह जो अवेयरनेस है, वह आवश्यक है। और वह जब हमें विचार के प्रति भी हमारे अंदर हो, तभी बात बनती है, तभी हमारी विचारशीलता की स्थिति परिपूर्ण होती है और उसका स्वातंत्र्य संरक्षित होता है। स्वातंत्र्य यानी जहाँ हमारा तंत्र होता है, जहाँ मैं उसके तंत्र का, मैं उसका मास्टर हूँ। मेरा मन, मेरा मस्तिष्क विचारशील है, ठीक है,
लेकिन उस विचारशीलता का नियंत्रण, उसका तंत्र, उसका मालिक बनना, उसका मास्टर बनना, यह मेरे हाथ में होना चाहिए। मेरे पास हाथ में लगाम होनी चाहिए। मेरे हाथ में जब तक उसकी लगाम नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसमें क्या सिर्फ हमें नियंत्रण करना है, रोकना है? क्या विचारों को स्थगित कर देना है? नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले हमें आवश्यक यह है कि उन विचारों के प्रति जो हमारे अंदर आ जाते हैं या आते जाते रहते हैं, उनके प्रति हम सतत सजग रहें, सतत अवेयर रहें, निरंतर उनके प्रति हमारी अवेयरनेस बनी रहे कि हमारे मस्तिष्क में बिना हमारी जानकारी के विचार आए जाएं, सैकड़ों विचार आएं, हजारों आएं, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी विचार आते हैं उनके प्रति हमारी सजगता, अवेयरनेस बनी रहे, हमारी जानकारी में आए, हमारी जानकारी में जाएं, हमारी जानकारी में ठहरें, रुकें या संरक्षित हों, संग्रह हों। तो ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। हमारी जानकारी में अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम एक विचारशील प्राणी हैं, ये कहना बहुत सुसंगत नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह जो अवेयरनेस है वह सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि जब हम, होता क्या है सामान्य तौर पर, घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम ये है कि हमारे अधिकांश विचार दिन भर जो आते हैं, एक दिन, किसी भी दिन आप देख लें, अधिकांश विचार जो रात दिन में आपके अंदर आते हैं, जब आप जागृत रहते हो, तो आप जागृत रह रहे हो यानी आप नींद में नहीं हो, लेकिन आप विचारों के प्रति जागृत नहीं हो। विचारों के प्रति, विचारों के आवागमन के प्रति आप जागृत नहीं हो, अपनी सांसों के प्रति जागृत नहीं हो, सिर्फ जग रहे हो यानी आप सोए नहीं हो, निद्रा में नहीं हो। तो वह सही जागृति नहीं है। जागृति और अवेयरनेस वह है जब आप अपने विचारों के प्रति भी जागृत हो जाएं। तो उसके लिए आपको उन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, अवधान करना पड़ेगा, और यह देखना पड़ेगा कि चूंकि हमारे मस्तिष्क में, जैसा मैंने पहले कहा, कि दिन भर में जो भी विचार आते हैं, तो जो अनजाने विचार आते हैं, जो हमारी गैर जानकारी में आते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो जानकारी में विचार आते हैं, जो हमारी सजगता के साथ आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, न्यूनतम होते हैं, कभी कभी तो होते ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा दिन भी हमारा बीत जाता है कि पूरे दिन जो हम विचार करते हैं उनके प्रति हमारा अवधान होता ही नहीं, और हम विचार करते रहते हैं, और फिर भी मान लेते हैं कि हम विचारशील हैं। ये तो अजीब सी बात हो गई। तो हमको देखना क्या है कि विचार जो आ रहे हैं, उनका जो आवागमन हो रहा है, और उन विचारों का जो क्रम चल रहा है, जो प्रोसेसिंग हमारे अंदर चलती है, विचारों के बाद उनका द्वंद्वात्मक माध्यम से जो विकास क्रम होता है, विचार पर पुनर्विचार आप करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, मन ही मन उनके बारे में विचार करते हैं। तो यह जो कर रहे हैं, विचार पर भी जो विचार करते हैं, अनुविचार जो आपके आते हैं, उन सब के प्रति आपके अंदर अवधान होना चाहिए, उन सब के प्रति आप सतर्क रहें, उन सब के प्रति आप जागृत रहें, यह आवश्यक है। अब इसी के साथ दूसरी चीज़ देखिए, आपके घर में कोई चोर आ रहा है चोरी करने के भाव से, अगर आप उसे अच्छे से देख लें तो हो सकता है वो चोरी करने का इरादा बदल के चला जाए, क्योंकि उसको लगेगा शायद इन्होंने मुझे पकड़ लिया या शायद इनको मुझ पर शक हो गया। तो विचार भी जो आपके अंदर आते हैं, जब आप उनका अवधान करते हैं, तो कई विचार ऐसे होते हैं कि वो वहीं से लौट जाते हैं सामने से, उनको लगता है कोई मतलब नहीं, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, और विचार लौट जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा विचार भी आ गया जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, या कुविचार है, ऐसा विचार है जो कि विचार जो स्वागत योग्य नहीं है, वह भी आपके अंदर आता है। कोई बात नहीं, आप उसके प्रति सजग हो जाएं। तो आपके सजग होते ही वह घर में प्रवेश तो कर जाएगा, लेकिन चोरी नहीं कर पाएगा। वह जो कुविचार है वह आपके अंदर प्रवेश तो कर जाएगा, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, यानी आगे वह पल्लवित और पुष्पित नहीं हो पाएगा उस विचार पर आपकी सजगता के कारण। बहुत बारीक सी बात है, लेकिन ऐसा होता है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, अंधाधुंध जो विचार प्रवेश कर रहे हैं, जब हम उन पर अवधान करना शुरू कर देते हैं तो उनकी संख्या घटने लगती है।
जैसे कहीं कोई भीड़ प्रवेश कर रही हो, एकदम से दरवाजा तोड़ भीड़ है, दरवाजा तोड़ के घुसी जा रही है, और एकाएक वहाँ पर कोई व्यक्ति आ जाए डिसिप्लिन वाला और कहे आप लाइन से लग जाएं, तो वे लाइन से आने लगते हैं, तो उनकी संख्या नियमित हो जाती है, निर्धारित हो जाती है। इसी तरह से आपके विचारों का एक क्रम बन जाता है। जो ही आप विचारों के प्रति सजग होते हैं, विचारों की अंधाधुंध बेतरतीब भीड़ आपके मस्तिष्क में प्रवेश करना बंद कर देती है और एक लाइन में, एक पंक्तिबद्ध, एक क्रमिकता में उनका प्रवेश होता है। तो वह क्यों होता है? क्योंकि आप उनके प्रति सजग हो गए। मात्र सजग होने से यह लाभ हो जाता है। आप जो ही सजग होंगे तो यह परिणाम उसका होगा। तीसरी बात क्या होती है, जो सबसे बड़ा लाभ है, कि ऐसे विचार जो आपके लिए विचारणीय हैं या नहीं हैं, इसका फैसला कौन करेगा? जब तक, पहली बात यह है कि जब तक आप उनका अवधान नहीं करेंगे, जब तक उनको आप अपने सम्मुख प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपनी चेतना के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक तो यह स्थिति ही नहीं बनती कि आप उनका मूल्यांकन करें कि वे विचारणीय हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तो अवधान आवश्यक है। इसलिए अवधान का तीसरा लाभ ये है कि जब आप उनके प्रति अवधान करते हैं तो यह पक्ष उद्घाटित होता है कि उसमें से कौन विचार विचारणीय, वस्तुतः मूल्यवान है, या कौन विचार स्थगन योग्य है, विचारणीय नहीं है, तुच्छ है, अथवा उसकी मूल्यवत्ता नहीं है। तो हर विचार मूल्यवान नहीं होता, तो उसका मूल्य निर्धारण कौन करता है? आप। और आप जब करते हो उसका मूल्य निर्धारण, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने पूर्वाग्रहों से यदि पीड़ित हो जाते हैं या उनसे प्रेरित होते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप उन पूर्वाग्रहों को उनकी संगति के अनुसार विचारों का चयन करने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि वो अच्छे विचार हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है कि अपने पूर्वाग्रह को थोड़ा सा स्थगित रखते हुए उन पर स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से विचार करें और यह देखें कि वह विचारणीय है या नहीं है, मूल्यवान है या नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब आप मूल्यवत्ता की चर्चा करते हैं तो आपको मानक की आवश्यकता होती है। कोई मानक हो जिस पर आप निर्धारित करें। जब आपके पास 1 गज का या 1 फुट का एक पैमाना होता है, तब आप निर्धारित करते हैं कि सामने वाली वस्तु 3 फुट की है या 4 गज की है या 3 मीटर की है। जब तक वो पैमाना नहीं होगा तो आप निर्धारण कैसे करेंगे? वह पैमाना क्या है? वह पैमाना हर व्यक्ति के अंतर मन में, उसकी अंतरात्मा में होता है, और वह होता है कि वह सही है कि गलत है। तो यह नहीं कि 2 धन 2 बराबर 5 नहीं होता, यह गलत है, इस प्रकार की गलती सही नहीं। उसका शुभत्व या अशुभत्व है कि नहीं, वह शुभ है या अशुभ है, वह हमारे लिए, हमारी चेतना के लिए, हमारी चेतना के लिए हितकारी है या नहीं है। यदि हमारी निजी चेतना के उत्कर्ष के लिए या निजी चेतना की शांति के लिए या निजी चेतना के समभाव के लिए, उसके लिए वह यदि सम्यक रूप से उपकारी है, हितकारी है, तो इस मानक पर आप उसका आकलन करके देखें और देखें कि वह शुभ है या अशुभ है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह के द्वारा संस्तुत भी है, पुष्ट भी हो रहा है, फिर भी आप यह मानते हैं, यह देख पाते हैं कि आपकी जो चेतना है उसके हित में यह नहीं है, आपकी चेतना के लिए उत्कर्ष मूलक नहीं है, आपकी चेतना के लिए सम्यक नहीं है, आपकी चेतना को समाधान नहीं देता, यह व्यग्रता मूलक है, यह चिंता मूलक है, यह द्वंद्वों को उपजाने वाला है, यह ईर्ष्या कारक है, यह भय कारक है, यह लोभ का उत्पन्न करने वाला है, यह विभिन्न प्रकार के मनोविकारों को यह पुष्ट करता है। ऐसी कोई स्थिति आप देखते हैं, आपके अंधविश्वासों को पुष्ट करता है, आपके मन में जो ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं जो मनोविकारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको पुष्ट करता है, तो आप उसे स्थगित रखें, उसे प्रवेश न करने दें। यदि वह आ भी गया है तो उसे संग्रह न करें। और यह तब
आप कर पाएंगे जब आप अवधान करेंगे, जब उसका आप ध्यान करेंगे। बिना ध्यान के, बिना आपके ऑब्जर्वेशन के यदि वह प्रवेश कर गया, जैसा कि अक्सर होता है, तब तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे आपके मन में कुछ दिन रहेगा, फिर धीरे धीरे सब कॉन्शस में चला जाएगा, फिर सब कॉन्शस में जाके आपके लिए भविष्य के लिए बहुत सारे एबनॉर्मल कंडीशंस, जो असामान्य मानसिक स्थितियां हैं, उनका उत्पादक बन जाएगा, आपके लिए घातक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अनजाने प्रवेश कर गया, अनजाने संग्रह हुआ और अनजाने ही अंदर सब कॉन्शस में चला गया। तो इन स्थितियों से हमें उसे बचाना है। या मस्तिष्क में भी रह गया और मस्तिष्क उससे जूझ रहा है, द्वंद्वात्मक रूप से उस पर विचार कर रहा है, तो अनायास ही आपकी शक्ति, आपकी जो मानसिक शक्ति है, उसमें अपव्यय हो रही है, क्योंकि उसका निष्कर्ष तो कुछ निकलना नहीं है। और ऐसा कोई निष्कर्ष तो निकलना नहीं है जो चेतना के लिए हितकारी हो। आपकी आत्मा के लिए, आपकी आत्मचेतना के लिए जो हितकारी है, यही आपका मानक होना चाहिए। इस मानक पे जो सही उतरता है या उसकी अगर कोई सामान्य उपयोगिता है आपके दैनंदिन जीवन में, तो भी ठीक है। कम से कम वह आपके पूर्वाग्रह से संबद्ध नहीं है, कम से कम वो मनोविकारों से संबद्ध नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई से संबद्ध हो सकता है, आपके हिसाब किताब करने से, आपके व्यवसाय से संबद्ध हो सकता है, आपके दैनंदिन जीवन से, आपके व्यवहार से संबंधित हो सकता है। उसे आप अवश्य प्रवेश करने दें, लेकिन सतर्कता पूर्वक उसका भी आप अवधान कर लें, उसका भी आप ध्यान कर लें और ध्यान पूर्वक ही उसे प्रवेश करने लगे। बिना किसी चौकीदार के देखे, बिना किसी पहरेदार के देखे किसी का प्रवेश हो जाए, इसे आपको अपने मन मस्तिष्क में रोकना होगा। और अगर ऐसा होता है तो वो आपके लिए घातक हो जाएगा, और अगर वह आपके अवधान में आकर के आता है तो वही आपके लिए हितकारी भी हो सकता है। उसमें से बहुत से विचार हैं जो आपके दैनंदिन जीवन में आपके लिए हितकारी होंगे, बहुत से ऐसे विचार होंगे जो आपकी चेतना के लिए मानक रूप से, आदर्श रूप से हितकारी होंगे, उसके उत्कर्ष के लिए हितकारी होंगे, उसके सम्यक भाव के लिए हितकारी होंगे, उसकी प्रशांति के लिए हितकारी होंगे। तो इस तरह से हम ध्यान का प्रयोग अपने विचारों के संदर्भ में भी कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की बात हम समाप्त करते हैं। आगे किसी अन्य पक्ष पर, ध्यान के किसी अन्य पक्ष पर हम अपनी बात केंद्रित करेंगे। धन्यवाद।